नमस्कार। आपका अखबार के संडे स्पेशल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस बार बात होगी इमरजेंसी की। हालांकि आज 27 जून है, इमरजेंसी आज से 46 साल पहले 25-26 जून की आधी रात को लगी थी। लेकिन जून का महीना भारतीय राजनीति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। वो 46 साल पहले वाले जून के महीने की बात कर रहे हैं। 2-3 घटनाएं हुई थी। एक, पहले 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा का फैसला आया और इंदिरा गांधी का चुनाव रायबरेली से रद्द कर दिया गया और उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से। अब समस्या थी कि उसके बाद अगर ये फैसला बरकरार रहता तो वो उनको प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता। दूसरी घटना हुई 12 जून को ही गुजरात में पहली जनता मोर्चा सरकार बनी। सारे विपक्षी दल एक होकर लड़े कांग्रेस के खिलाफ और सरकार बनी। लेकिन ये विपक्षी दलों की कामयाबी नहीं थी। ये सरकार गुजरात के छात्रों के आंदोलन, नवनिर्माण आंदोलन के नाम से जिसे जाना जाता है, उसके गर्भ से पैदा हुई थी। क्या हुआ था वो आंदोलन में? क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद इमरजेंसी लग गई, तो उससे जो राजनीतिक बवंडर हुआ, जो कुछ देश में कोहराम मचा, उसमें ये खबर दब गई और उसके बाद भी उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। आज उसके बारे में थोड़ा आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इमरजेंसी की बात। देखिए, जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा का जो फैसला है वो 12 जून 1975 को आया। लेकिन देश में इमरजेंसी लगाने की बात जनवरी 1975 से शुरू हो गई थी। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। जनवरी 1975 से, जब ये फैसला नहीं आया था, इंदिरा गांधी के सामने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का कोई दबाव नहीं था। लेकिन दबाव था, राजनीतिक दबाव था। सूखा पड़ा था, तेल के दाम बढ़ रहे थे, बेतहाशा महंगाई बढ़ रही थी। गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन शुरू हुआ छात्रों का, उसकी वजह से सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। चिमन भाई पटेल वहाँ मुख्यमंत्री थे। जेपी ने आंदोलन शुरू कर दिया। बिहार से शुरू हुआ आंदोलन और लगातार जो है भ्रष्टाचार के आरोप और दूसरे आरोपों में सरकार घिरती जा रही थी। तो 8 जनवरी 1975 को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय ने हाथ से एक चिट्ठी लिखकर, टाइप नहीं करवाया कि कहीं लीक ना हो जाए, हाथ से एक चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भेजा। उस चिट्ठी में ये कहा गया कि आप विपक्ष के सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दीजिए और लोगों के मौलिक अधिकार को खत्म कर दीजिए। ये जो देश में आपका विरोध हो रहा है, जिस तरह से माहौल बन रहा है, उसको रोकने का एक ही तरीका है। इंदिरा गांधी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और कांग्रेस के उस समय भी वरिष्ठ नेता, मतलब उनसे वरिष्ठ बहुत से नेता थे, प्रणब मुखर्जी जो बाद में राष्ट्रपति भी बने, उनका कहना था कि इंदिरा गांधी ने उनसे कहा कि मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन है कि नहीं, इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से इमरजेंसी लगाई जा सकती है या इस तरह का कदम उठाया जा सकता है। लेकिन इंदिरा गांधी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, सिद्धार्थ शंकर राय की बात नहीं सुनी। तो इसका मतलब उस समय तक इमरजेंसी लगाने की बात उनके मन में नहीं थी। और आगे मैं जो बताने जा रहा हूं उससे आपको ये समझ में आएगा कि परिवार के लोग जब सरकार पर, नेता पर हावी होने लगे, उनके फैसले तय करने लगे, प्रभावित करने लगे और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बन जाएं, तब देश में राजनीति में क्या होता है उसका उदाहरण इमरजेंसी थी। तो ये बात जो है और किसी को पता नहीं चली। इंदिरा गांधी ने जो 1-2 लोगों को बताया, उसके अलावा किसी को मालूम नहीं थी। लेकिन 12 जून 1975 को जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया, इंदिरा गांधी के खिलाफ, तो उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट से उस फैसले पर आंशिक रोक लगाई गई। कहा गया कि आप कोई भत्ता नहीं लेंगी, संसद की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगी। ये नहीं कहा गया कि आपकी सदस्यता खत्म हो गई और प्रधानमंत्री नहीं रह सकती। उसकी सुनवाई चल रही थी। इस बीच में जेपी का आंदोलन जोर पकड़ रहा था। 25 तारीख को रामलीला मैदान में जेपी की सभा थी
और इंदिरा गांधी को डर था कि कुछ भी हो सकता है इसके बाद। तो रॉ के स्पेशल सेक्रेटरी हैं जीबीएस सिद्धू, उनकी एक किताब आई है। उस किताब में उन्होंने जिक्र किया है एक छोटी सी घटना का उस समय की। उस समय जो आर्मी चीफ थे जनरल टीएन रैना, वो 25 जून को रवाना हुए सुबह बीकानेर के लिए 3 दिन के दौरे पर। 3 दिन उनको वहाँ रहना था। दोपहर में वो लंच ख़त्म करके जैसे ही उठे, दिल्ली से फ़ोन आया कि तुरंत दिल्ली पहुँचिए। दिल्ली पहुँचने के बाद वो गए सीधे प्रधानमंत्री निवास। वहाँ बैठक चल रही थी। वहाँ कहा गया कि आप तैयार रहिए, किसी भी समय आर्मी की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके बाद शाम को जेपी की रैली थी। रैली में जेपी ने अपील की पुलिस से, सिक्योरिटी फोर्सेस से और सेना से कि सरकार के अनैतिक फैसलों को आप मत मानिए। उसके बाद इंदिरा गांधी ने जो कांग्रेस की सर्वोच्च नीति निर्धारक समिति थी, पीएसी, पब्लिक पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, उसकी बैठक बुलाई। उनके अलावा उसमें 3 लोग और शामिल हुए, बाबू जगजीवन राम, सरदार स्वर्ण सिंह और वाईबी चौहान। इस बैठक में तय हुआ कि क्या किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उस पर चर्चा हुई और ये माना गया कि ये सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है, ये 3 महीने में इंदिरा गांधी के पक्ष में फैसला आ जाएगा। तब तक के लिए कोई इंटरिम व्यवस्था जो है, अंतरिम व्यवस्था की जाए। तो इंदिरा गांधी के ही सुझाव पर बाकी लोग जिस बात से बाकी लोग सहमत हो गए, सरदार स्वर्ण सिंह कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनेंगे और जब इंदिरा गांधी बरी हो जाएंगी सुप्रीम कोर्ट से तो उसके बाद वो इस्तीफा दे देंगे, इंदिरा गांधी फिर प्रधानमंत्री बन जाए। ये फैसला जैसे ही हुआ, तुरंत इसकी खबर संजय गांधी को लगी। संजय गांधी ने बंसीलाल को फोन किया। चौधरी बंसीलाल उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और संजय गांधी के बड़े प्रिय विश्वास पात्र थे, इंदिरा गांधी के भी थे। बंसीलाल ने कहा कि ये गलती इंदिरा जी को नहीं करनी चाहिए। वो इस गलतफहमी में न रहें कि 3 महीने बाद सरदार स्वर्ण सिंह इस्तीफा दे देंगे। जितने सीनियर लीडर हैं कांग्रेस की, वो सब गोलबंद हो जाएंगे इंदिरा गांधी के खिलाफ और स्वर्ण सिंह को इस्तीफा नहीं देने देंगे, वो फिर से प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। अब ये बात शायद संजय गांधी को पसंद आई, वो चाहते भी थे कि ऐसा ना हो, तो उन्होंने सिद्धार्थ शंकर राय को फोन किया। सिद्धार्थ शंकर राय दिल्ली आए, राष्ट्रपति के लिए एक चिट्ठी ड्राफ्ट करवाई जिसमें इमरजेंसी लगाने की सिफारिश हुई थी। ऐसी कोई सिफारिश राष्ट्रपति के पास जो जाती है वो मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जाता है। मंत्रिमंडल का जो प्रस्ताव होता है उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है, लेकिन मंत्रिमंडल की बैठक नहीं बुलाई गई। इसलिए नहीं बुलाई गई कि अगर मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई तो हो सकता है इसका विरोध हो सकता है ये बात बाहर चली जाए। इसलिए आधी रात को राष्ट्रपति के पास ये पत्र भेजा गया, आधी रात को राष्ट्रपति ने उस पर दस्तखत किए और इमरजेंसी लग गई। दूसरे दिन सुबह कैबिनेट की बैठक बुलाकर इसको एंडोर्स कराया गया प्रधानमंत्री के इस फैसले को। तो देश में इमरजेंसी न लगती, लोगों का मौलिक अधिकार न छिनता, प्रेस पर सेंसरशिप न लगती, इतने लोग जेल में न भेजे जाते बिना किसी मुकदमे, किसी एफआईआर के, अगर संजय गांधी की भूमिका को इंदिरा गांधी ने स्वीकार न किया होता। जिस तरह से संजय गांधी पर्दे के पीछे से एक तरह से डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर का काम कर रहे थे, आप इससे अंदाज़ा लगाइए। बहुत सी खबरें हैं, बहुत से चर्चाएं हैं, किस्से हैं उसके। इसी दौरान उस समय जब सरदार स्वर्ण सिंह को नहीं बनाया गया और इमरजेंसी लग गई, सरदार स्वर्ण सिंह उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे। संजय गांधी उनके सेक्रेटरी को पर्चियां भेजने लगे कि इस सौदे में ये करना है, इस सौदे में ये करना है। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई रिक्वेस्ट प्राइम मिनिस्टर की ओर से आनी चाहिए। उसका नतीजा ये हुआ कि उनको मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। तो ये इमरजेंसी जो है, आप समझिए कि इंदिरा गांधी पर राजनीतिक दबाव था,
इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला था, उस सबसे ज़्यादा प्रभाव जो था वो संजय गांधी का था। तो ये जो परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति है वो क्या कर सकती है? उसने देश में जनतंत्र को तबाह कर दिया। और ये ऐसा दाग है भारत के जनतंत्र पर भी है और कांग्रेस पार्टी पर भी है, जो कभी धुलने वाला नहीं है। दूसरी बात, मैंने गुजरात की बात की थी आपसे। गुजरात में और देश के बहुत से राज्यों में 1972 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, गुजरात में भी हुए। वहाँ सरकार चुनी गई, वहाँ चिमन भाई पटेल मुख्यमंत्री बने कांग्रेस के। चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने जो मूंगफली तेल के व्यापारी हैं, उत्पादक हैं, उनसे पैसा लिया, चंदा लिया चुनाव के लिए। और उसके बाद जब चुनाव में जीत गई कांग्रेस तो उन्होंने मूंगफली के दाम दुगने से ज़्यादा बढ़ा दिए। छात्रों के मेस का बिल दुगने से ज़्यादा बढ़ गया। छात्रों ने इसका विरोध किया, आंदोलन शुरू किया और कहा कि ये भ्रष्टाचार के पैसे से चुनी गई सरकार है, इसलिए इसको इस्तीफा देना चाहिए, ये विधानसभा भंग होनी चाहिए। और उन्होंने इसका तरीका अपनाया कि घेराव करना शुरू किया विधायकों का। फिर उनका सामाजिक बायकॉट की अपील की। उनके पड़ोसी, उनके रिश्तेदार, उनके आसपास के लोग। ये स्थिति हो गई कि विधायक के परिवार के बच्चों के साथ पड़ोस के बच्चे, मोहल्ले के बच्चे खेलने नहीं जाते थे, बंद हो गया। परिवार का दबाव पड़ा, एक एक करके विधायक इस्तीफा देने लगे। 95 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस इस चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीती थी। उस समय गुजरात विधानसभा में 168 सीटें होती थीं कुल, कांग्रेस को 140 पर जीत मिली थी। धीरे धीरे 95 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। एक तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो गई। अब इसी बीच में इस आंदोलन की कामयाबी, मतलब दुनिया में अपनी तरह का अभूतपूर्व आंदोलन था कि आंदोलन के 10वें हफ्ते में सरकार गिर गई। मजबूरी में चिमन भाई पटेल को इस्तीफा देना पड़ा 9 फरवरी 1974 को। उसके बाद गवर्नर ने असेंबली को सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा, निलंबित कर दिया, विधानसभा भंग नहीं की, राष्ट्रपति शासन लग गया। राष्ट्रपति शासन लगा, उसके 2 दिन बाद जेपी अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने छात्रों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आपके आंदोलन से मुझे प्रेरणा मिली है। और उन्होंने कहा कि जब तक विधानसभा भंग नहीं होती तब तक आपको आंदोलन जारी रखना चाहिए। मोरारजी देसाई 11 मार्च 1975 को आमरण अनशन पर बैठ गए कि विधानसभा भंग कराई जाए। 4 दिन उनका आमरण अनशन चला। पूरे देश में हाहाकार मचा कि अगर मोरारजी भाई को कुछ हो गया तो कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, देश में एक तरह की अराजकता भी पैदा हो सकती है। इंदिरा गांधी को मजबूरन जो है विधानसभा भंग करने का आदेश देना पड़ा। लेकिन सरकार चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं थी, राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने के मूड में थी। तब मोरारजी फिर 15 मार्च को आमरण अनशन पर बैठे कि विधानसभा चुनाव की घोषणा की जाए। और आखिर जो है इंदिरा गांधी को झुकना पड़ा और विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई। इस विधानसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने जितनी मेहनत की शायद ही किसी विधानसभा चुनाव में की होगी। गर्मी के महीने में उन्होंने 150 से ज़्यादा चुनावी सभाएं की। और दूसरी तरफ विपक्ष एक हो गया। विपक्ष में उस समय कौन था? कांग्रेस संगठन थी, उसमें भारतीय जनसंघ थी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, चरण सिंह की लोकदल, इन सब ने मिलकर जनता मोर्चा बनाया। और इस जनता मोर्चा को 86 सीटें मिली 168 में से। कांग्रेस 75 सीटों पर रुक गई। बाबू भाई पटेल जनता मोर्चा के पहले मुख्यमंत्री बने। पहली सरकार थी जनता मोर्चा की, लेकिन ये सरकार विपक्ष की नहीं थी। दरअसल ये छात्रों के आंदोलन का नतीजा थी। उससे लोगों के मन में जो गुस्सा कांग्रेस के प्रति पैदा हुआ, उसके कारण ये सरकार बनी। लेकिन देश का दुर्भाग्य कहिए, जो कहिए, इमरजेंसी लग गई 25-26 जून की रात में, और इंदिरा गांधी को वो सरकार बर्दाश्त नहीं थी। उनको वो सरकार अपमानजनक लगती थी।
तो 9 महीने बाद मार्च 1976 में सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। फिर से चुनाव हुए, कांग्रेस जीत कर आ गई है, इमरजेंसी में ही चुनाव हुए। तो ये जो दो घटनाएं हैं ये बताती हैं कि दो अलग अलग कहानियां। एक, परिवार का दखल, ये वंशवाद की राजनीति कितना बड़ा नुकसान कर सकती है, कितना बड़ा आघात पहुंचा सकती है, उसका उदाहरण है इमरजेंसी का लगना। इमरजेंसी को आप संजय गांधी से अलग करके या इंदिरा गांधी के बेटे से अलग करके नहीं देख सकते, और धीरे धीरे उनकी निर्भरता संजय गांधी पर बढ़ती गई और ज़्यादा। और ये शुरुआत हो गई थी 1971 में, जब वो लोकसभा का चुनाव बहुत बड़े बहुमत से जीत कर आई, पूरे विपक्ष को हराकर। उस समय भी विपक्ष इकट्ठा हुआ था और ग्रैंड अलायंस बना था। तब से संजय गांधी का दखल सरकार में बढ़ता जा रहा था लगातार, और इंदिरा गांधी जैसे जैसे असुरक्षित महसूस करने लगी वैसे वैसे संजय गांधी पर उनकी निर्भरता बढ़ने लगी, और उसका नतीजा हुआ, उसका प्रतिफलन हुआ देश में इमरजेंसी का लगना। और छात्रों का आंदोलन क्या कर सकता है? अगर नैतिक बल हो आपके साथ, अगर आप ईमानदारी से खड़े हो, अगर आप गलत का विरोध कर रहे हो, तो जन समर्थन किस तरह से मिलता है और वो कितना प्रभावी होता है, इसका उदाहरण था नवनिर्माण आंदोलन। उस तरह का आंदोलन फिर देश में कोई नहीं हुआ। तो जब जब 25 जून आए, इमरजेंसी की बरसी जब जब आए, तब तब दो चीज़ें ज़रूर याद करनी चाहिए कि राजनीति में वंशवाद विष बेल की तरह है, इसका विरोध हर स्तर पर, हर जगह पर होना चाहिए। दूसरा, हमेशा गलत के खिलाफ, और अगर आप सही हैं, नैतिक हैं, तो खड़े होना चाहिए, बोलना चाहिए। ये बात अगर आप जनतंत्र के हिमायती हैं तो आपको याद रखनी चाहिए। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।